So yesterday we have done about the classification of tax, which is into two parts, direct and indirect. And we have also understood the meaning, the difference between indirect and direct tax. These were the few taxes, and how we levy indirect tax is in two parts. Central and state government levy the indirect tax. Central government looks after to manufacturing department to levy the tax, and state government looks after to the sales department. I mean those who sell the goods, not manufacture. We have also tried to understand the meaning of GST, and now I am going to start with Genesis. What do you mean by Genesis? Yes, anybody? Do you know the meaning of Genesis? Means origin. मीन्स जीएसटी कैसे बिगिन हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ इंडिया में. ठीक है, तो वो चीज हम जेनेसिस में पढ़ रहे हैं. मतलब उसकी बिगिनिंग कैसे हुई, क्या स्टार्टिंग में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब इन शॉर्ट कब से बिगिन हुआ, कौन सी डेट थी जब बिगिन हुआ, तो वो सब चीजें हमको देखनी है जीएसटी में. तो जीएसटी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप. ऑफ कोर्स इंडिया के इकोनॉमी को पूरा रिफॉर्म करने के लिए रेवोल्यूशन लाया गया, and GST was implemented, and it was a very significant step. It affected whole of India, not only to a particular state or city or a state or a country, I mean particular area, but it affected to whole country. ठीक है, by amalgamating a large number of central and state states into single tax, GST mitigate ill effects of cascading or double taxation in major way and pave the way for common national market. मतलब बहुत सारी टैक्सेस लगती थी पहले, तो सर्विस टैक्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी, फिर सेल्स टैक्स लगती थी. तो वो सारी टैक्सेस को इन्होंने अमालगमेट कर दिया, मर्ज कर दिया. मर्ज करते हुए उन्होंने सिंगल टैक्स अप्लाई किया. अब जब सिंगल टैक्स अप्लाई किया तो उसका नाम था जीएसटी, जिसने कास्केडिंग इफेक्ट को कम कर दिया. व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, हम पीछे वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं विथ एग्जांपल. सो डोंट वरी अबाउट द वर्ड कास्केडिंग, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट विल बी क्लियर्ड इन द लेटर स्लाइड्स. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, जीएसटी मिटिगेट करता है. मिटिगेट मतलब कम करता है. ठीक है, जीएसटी मिटिगेट द इल इफेक्ट्स ऑफ, द बैड इफेक्ट्स ऑफ, द लूप होल्स ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स, एंड डबल टैक्सेशन को भी कम करता है. जैसे आप लोगों में से कल जैसे शिवम ने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि डबल टैक्सेशन होती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, अलग सेल्स टैक्स अलग लगती थी, वैट अलग लगती थी, तब वो डबल टैक्सेशन हो जाती थी, बार बार हर स्टेज पे टैक्स अलग अलग. वो ना हो इसीलिए जीएसटी कॉमन नेशनल मार्केट पे एक वन टैक्स वन नेशन वन कंट्री ऐसे करके कॉन्सेप्ट लाया गया. फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा, गिव मी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. Yes. So the biggest advantage from customers' point of view would be in terms of reduction of overall tax burden on goods, which is currently estimated to be around 25 to 30%. मतलब जो currently estimated, मतलब ये पहले की बात बोल रहा है वो, कि पहले इतनी टैक्सेस लगती थी पर अब उन्होंने कम कर दी. ठीक है, मतलब एक ही टैक्स लगेगी ना जीएसटी, पहले तो बहुत ज्यादा टैक्सेस लगती थी, तो वो अराउंड 25 to 30% तक लेके जाता था टैक्सेस को. पर अब क्योंकि जीएसटी एक ही पॉइंट पे जीएसटी लगता है, इसीलिए ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया. वो हम पीछे समझेंगे. हाँ, कास्केडिंग इफेक्ट है ना, उसमें आप क्लियरली समझ जाओगे कि टैक्स का बर्डन कैसे कम हो गया. मतलब जो कस्टमर को अब जो पे करना पड़ेगा ना, वो पहले के कंपैरिजन में कम पे करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि पहले बहुत सारी टैक्सेस लगती थी अलग अलग, अब लगेगी एक ही टैक्स, जीएसटी. It would also imply the actual burden of indirect tax on goods and services would be much more transparent to the consumers. अब
आप में से कल एक ने किसी ने डाउट उठाया था कि हम चेक कर सकते हैं कि वेदर दैट कंपनी इज वाइबल और नॉट. Yes, we can do it because it is transparent system before the customers. It has put that way so that customers can also check whether the company is viable, registered, कि लीगली वो ट्रेड कर रही है कि नहीं. जीएसटी का नंबर उससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वुड आल्सो मेक इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. क्योंकि ओवरऑल देखो टैक्सेस कम हो गई ना, तो सब हर कंट्री को क्या चाहिए कि मुझे फ्री इंपोर्ट मिले. फ्री इंपोर्ट, देखो फ्री इंपोर्ट लिटरल सेंस में तो फ्री में तो कोई इंपोर्ट नहीं करेगा ना. लिटरल सेंस में फ्री मत पकड़ो आप. फ्री इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, कम से कम इंपोर्ट चार्जेस लगे. ऐसा हर कंट्री चाहती है कि मैं कभी भी कुछ भी खरीदूं, इंपोर्ट करूं, तो मुझ पे कम से कम चार्जेस लगे. तो अब जीएसटी आ गया. क्योंकि जीएसटी आ गया तो जीएसटी होने की वजह से टैक्स का बर्डन कम हो गया. टैक्स का बर्डन कम हो गया तो अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कम कॉम्पिटिटिवली, देखो कंपैरेटिवली पहले से थोड़े प्रोडक्ट्स हमारे क्या हो गए, इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव हो गए. मतलब अब हमारे भी प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं क्योंकि अब वो उतने महंगे नहीं है, इतनी टैक्सेस नहीं लग रही हैं. rather one tax is applicable, that is GST. therefore our products becomes competitive in the domestic, अपने इंडिया में मतलब, and international market मतलब out of India, abroad, owing to full neutralization of input tax across the value chain of production and distribution. मतलब आपको ITC हर चेन में मिलेगा, होलसेलर से लेकर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले से लेकर कस्टमर तक. आया समझ में? Study shows that this would have boosting effect on economic growth. But हाँ, लेकिन जब से जीएसटी आया था तब से बिल्कुल इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई थी. It will take like few years to boost the economic growth. आया समझ में? Last but not the least, this tax, because of its transparent and self-policing character, मतलब ये खुद अपने आप में पूरा है, किसी को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में इट्स अ कंप्लीट पिक्चर. ओके, वुड बी इजियर टू एडमिनिस्टर. बहुत इजी है. आपने जीएसटी के नाम पे रजिस्टर करना है पोर्टल पे, और जितनी टैक्स होती है उस हिसाब से आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, और फाइलिंग के बाद जितनी टैक्स बनती है उतनी पे करनी है. So simple to administer, so simple to get registered. It would also encourage a shift from, अब जीएसटी जब से आया ना तो इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी बन गई. इनफॉर्मल थी ना, कभी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है इसके ऊपर, कभी सेल्स टैक्स लग रहा है, कब कोई चोरी कर रहा है, कब कोई मैन्युफैक्चरिंग में. तो यहाँ पे अब इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी हो गई, क्योंकि अब जीएसटी, पता है आपको जीएसटी सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है. आपको ये पता होगा, मैं ना आपको एक स्लाइड दिखाती, पर अब मेरे पास है ना वो, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जिसमें लिखा हुआ है जीएसटी है ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी एप्लीकेबल है, यूरोप कंट्री में भी एप्लीकेबल है जीएसटी. तो सिर्फ इंडिया के लेवल पे नहीं है जीएसटी जो काम कर रहा है. ऑफ कोर्स जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जीएसटी के, वो हमारे हैं इंडिया के हिसाब से, उनके हिसाब से होंगे. आ रहा है समझ में? तो जीएसटी एक फॉर्मल इकोनॉमी बन जाएगी हमारी जीएसटी के बाद, ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2007. एंड आई होप आपको पता है 2017 के टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बताने की जरूरत है. कौन थे जिन्होंने ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था, किसके अंडर में ये आया? नरेंद्र मोदी. Yes, very good, नरेंद्र मोदी चाचा. Yes, 2017 में भी नरेंद्र मोदी जी ही थे. तो अब भी वही है ऑफ कोर्स, बट ये जीएसटी किनके अंडर में लाया गया, कौन सी पार्लियामेंट थी तब वो बात कर रहे हैं. और ये जो डेट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द 1 जुलाई 2017 was marked in the history of GST for its beginning, for its genesis. उसका ओरिजिन 1 जुलाई 2017 से हुआ. इसके पहले बहुत सारे प्रपोजल्स डाले गए, बहुत सारी चेंजेस लाई गई कि ऐसे नहीं ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए. बट फाइनली जब जीएसटी लाया गया, इट वाज दिस डेट, 1 जुलाई 2017.
2017। अब जीएसटी को जब लाया गया, there were two concepts, there was an act which was established under GST and that is known as CGST Act 2017. I don't think so यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, but rather I would also include this point. CGST Act introduce किया गया 2017 के हिसाब से, ओके 2017 जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था, तभी CGST एक्ट बनाया गया था। अब इस CGST एक्ट में लिखा हुआ है कि जो टैक्सेस है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, एक CGST और एक SGST। एक्चुअली 3 पार्ट्स में, पर इन्होंने इनिशियली CGST और SGST रखा हुआ था। मैम IGST भी तो है। हाँ जी, वही आ रही हूँ मैं, उस पे है IGST, लेकिन इनिशियली ना मैं क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ, आप पहले स्लाइड में देख लो, फिर आपको समझेगा कि मैंने इधर IGST क्यों नहीं लिया। मेरे बोलने का इस स्लाइड में ये मतलब है कि पहले का सिस्टम क्या था, ये देखिए, पहले का सिस्टम ये था, ठीक है, ये था पहले का सिस्टम। क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट को देखती है और उनके गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाती थी। अभी भी वही है। देखो मैंने यहाँ पे क्यों CGST और SGST लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये बताने की ट्राई कर रही हूँ कि जो वैट, सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी जितनी भी टैक्सेस थी उसको रिप्लेस किया गया बाय अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड GST। सबसे पहली बात, ये तो आपको पहले भी पता थी। अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो देखो, वो स्लाइड से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको शो किया था। वैल्यू एडेड टैक्स वाज मेनली फॉर द टैक्सेस एट द स्टेट लेवल अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। नाउ on the introduction of GST, VAT is replaced by the state GST or SGST, and state VAT department will simply convert it to SGST departments. आई बात समझ में? पहले जो वैट का डिपार्टमेंट था ना वो सारे स्टेट्स की टैक्सेस को कलेक्ट करता था, स्टेट्स को देखता था, वो सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे तो वैट कलेक्ट करता था वो। अब वैट तो GST से रिप्लेस हो गया, तो अब जब क्योंकि GST आ गया तो वो ही डिपार्टमेंट, स्टेट का डिपार्टमेंट, वैट का डिपार्टमेंट, वो ही सेम डिपार्टमेंट को SGST के नाम से जाना जाता है, and state VAT department will be simply converted to SGST department. अब समझ में आया मैंने क्या बोला? Similarly, central excise tax was collected by is the central tax of goods and services is now replaced by central GST, जिसको CGST के नाम से बोला जाता है। मतलब अभी भी वही चीजें फॉलो हो रही हैं। देखो पुराना जो सिस्टम है ना, सिस्टम वही फॉलो हो रहा है। इन्होंने 2 पार्ट्स जो बना दिए ना, बस उसका नाम क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी? मैन्युफैक्चरिंग पे। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे जितनी भी टैक्सेस, जो भी GST लगेगा ना, मैन्युफैक्चरर पे जो लगानी है मुझे GST, जो मैन्युफैक्चरर से मैंने कलेक्ट करनी है, देखो वसूल तो वो होलसेलर से करेगा। अब एक्साइज ड्यूटी अलग से तो नहीं लग रही है, एक्साइज ड्यूटी में तो GST लग रही है ना, तो जो GST मैन्युफैक्चरर पे लग रही है उसको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसे कहते हैं CGST। अब सबको समझा? मतलब CGST का जो भी पार्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और SGST का जो भी पार्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, ये बताने की ट्राई कर रही थी। अभी धीरे धीरे जाएंगे ना हम, जैसे आगे तो IGST भी मिलेगा, बट मुझे यहाँ पे फोकस वो करना था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का जो स्टेट एंड सेंट्रल में डिवाइड किया हुआ था। तो अब ओवरव्यू क्या है GST का? देखो एक में करंट टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। सेंट्रल टैक्स, जो सेंट्रल क्या कहते हैं, गवर्नमेंट CGST के नाम पे टैक्सेस अप्लाई करती है लोगों पे, होलसेलर्स पे, सॉरी रिटेलर, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स पे। वो कौन सी ऐसी टैक्सेस हैं जो GST के नाम पे अप्लाई होती हैं? अब ये अप्लाई नहीं होती हैं, GST के नाम पे ये टैक्सेस इंक्लूड है उसमें, सबसम्ड बोलते हैं उसको, आगे हम फिर से देखेंगे, सबसम्ड बोलते हैं उसको। GST में ये सारी टैक्सेस सबसम्ड हो गई, इंक्लूड हो गई। कौन सी? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ADE, सरचार्ज एंड सेस, CVD, SAD एक्सेट्रा। और जो स्टेट है वो वैट, CST, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज एंड सेस।
सरचार्ज पता है आपको क्या होता है? सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। देखो कभी कभी है ना, किसी पर्सन की इनकम है ना, सपोज 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, एक एक क्राइटेरिया बनाया गया। सपोज मैं बोलती हूँ 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम जाएगी ना, तो सिर्फ टैक्स नहीं भरनी है, टैक्स पे टैक्स भरनी है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हो। एक लिमिट के बाहर अर्न करते हैं ना, जब जब वो एक्सीड कर जाते हो आप लिमिट्स, जो स्लैब के बाहर जाती है आपकी इनकम, आपको पता होगा स्लैब क्या होते हैं, ठीक है? तो जब आपकी इनकम स्लैब के बाहर चली जाती है, सपोज आपका स्लैब बना हुआ है 10 लाख तक या 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको भरना पड़ेगा 20%। तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो कितना भरेगा इंसान? तो भी 20% तो भरेगा, बट उसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा टैक्स लगती है जिसे कहते हैं सरचार्ज। और सेस क्या होता है? CESS। सेस क्या होता है? सेस इज क्या कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, जैसे आपने ना टैक्स भरी सपोज 20%, एंड 20% इज अराउंड 1 लाख रुपीज सपोज, हाँ मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 लाख रुपीज टैक्स भरा। तो उस 1 लाख में से गवर्नमेंट का काम है कि वो 3%, पहले तो 3 था अभी चेंज हो गया है 2% पे आ गया है, तो 3% है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, क्या कहते हैं उसे, हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस। मतलब एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट इस टैक्स में से कुछ पैसा रिजर्व करके रखती है, उसे कहते हैं सेस। सेस मतलब किसी को हेल्प मिलना, किसी को इस टैक्स में से किसी को मदद मिलना। तो किसको मदद मिलना? हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन सेस के नाम पे अलग से गवर्नमेंट रिजर्व करके रखती है पैसा उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी एजुकेशन सेस में से वो फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब इसमें इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे लगा आपको डाउट ना आ जाए इसलिए। अब देखो IGST आ गया पिक्चर में, देखो CGST, SGST, IGST। अब IGST क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, अभी फर्दर हम लोग आगे सीखेंगे कि IGST और SGST और CGST में क्या फर्क है। अभी के लिए जितना मैंने आपको बता रही हूँ ना उतना समझिए, सब कुछ कवर होगा, एवरीथिंग। अब जो कस्टम ड्यूटी है ना वो सब्सम्ड नहीं है। कौन सी टैक्सेस सब्सम्ड है? एक्साइज ड्यूटी, ADE, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। जो एक्साइज ड्यूटी पे लगती है ना सरचार्ज, वो वाली। अच्छा, SGST जैसे उसमें कौन सी टैक्सेस हैं? एंट्री टैक्स, सरचार्ज, सेस, परचेज टैक्स, वैट, ये सारी SGST की है क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होती थी ना इसलिए। और एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सब सेंट्रल लेवल पे होती थी, इसीलिए ये सब डाली गई हैं कहाँ पे? CGST। और IGST, CST एंड CVD ये सब सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये सब IGST देखता है, ठीक है? लेकिन याद रखो कस्टम ड्यूटी इज नॉट सब्सम्ड। इसका लॉजिक क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो मैम इनपुट है ना, हाँ जी बोलिए। मैम एक डाउट है मैम। जी जी हाँ बोलिए। मैम जो शेयर मार्केट में मैम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं मैम NSE एंड BSE, वो मैम महाराष्ट्र में मैम, तो वो स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, तो मैम उस पे क्या लगेगा मैम? मुझे सी नहीं मतलब आपकी आवाज है ना मुझे ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, एक बार फिर से रिपीट करोगे? हम जो शेयर मार्केट है ना मैम इंडिया का मैम, हाँ NSE जी, एंड BSE, हाँ जी, मैम वो सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को मैम, जो हाँ उसमें जी। ट्रेड करते हैं मैम शेयर्स में। तो मैम जो मतलब दोनों NSE एंड BSE मैम महाराष्ट्र में मैम, मुंबई में मैम, तो इसमें सेंट्रल CGST लगेगी मैम, SGST लगेगा? देखो आप है ना फिर से मुझसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कल किसी ने पूछा था। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बेटा। आप है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रख रहे हो अपना। मैंने कल आपको क्या समझाया था? आपने सर्विस, देखो सर्विस कहाँ दी उस पे टैक्स लगेगा, किसने दी उसने उसने तो सिर्फ भर के आना है ना। देखो BSC ने सर्विस कहाँ दी वो डिपेंड करता है ना। अगर आपने सर्विस आउटसाइड महाराष्ट्र दी तो वो आउटसाइड महाराष्ट्र हो गया ना। अभी धीरे धीरे कवर करेंगे, ये देखो मैं यहाँ पे वो ही कवर करने वाली हूँ। रुको आप थोड़ा, डेस्टिनेशन आप ये पॉइंट में रखो कि आपने सर्विस कहाँ दी है,
विद इन द स्टेट की आउटसाइड द स्टेट, वो डिपेंड करते हैं। अब अगर विद इन द स्टेट होगा तो SGST लगेगा, और अगर आउटसाइड द स्टेट होगा तो IGST लगेगा। और किस पे लगेगा? जिसने ऑक्यूपाई किया ये सर्विस को, लिया, कंज्यूम किया, वो मेरा कस्टमर है, वो फाइनल, उसके पॉकेट से पैसा निकलना है GST का। पर भर के आने वाला तो BSE होगा ना। गवर्नमेंट कलेक्ट किससे करेगी? BSE से। लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? वो कस्टमर, I mean, जो जहां आपकी सर्विस पहुंच रही है, जो कंज्यूम कर रहे हैं सर्विस को। आपने सेम क्वेश्चन पूछा जो मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब क्लियर हो गया? किसने पूछा था? प्रियंका म्यूट। हाँ बंद रखा था। प्रियंका। मैम वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मैम, हाँ, हिमांशु बोलो। मैम वो BA मैम, मैम बोल रहे हिमांशु। मैम ADE का फुल फॉर्म क्या है? अभी ना अभी आएगा वो, रुको मैं आपको सब बताऊंगी, रुक जाओ। सारे सबको फुल फॉर्म्स पता लग जाएंगे। अभी आपको चाहिए ये देखो, ये देखो यहाँ पे SAT का फुल फॉर्म देखो, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। CVD का फुल फॉर्म एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, है ना। ADE का फुल फॉर्म है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। और टेक्सटाइल पे जाएगा तो एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा टैक्सेस लगती थी। एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, जब आप इंपोर्ट करते हो ना तो कस्टम ड्यूटी तो लगेगा, प्लस अगर आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उससे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो एडिशनल ड्यूटीज लगती थी कस्टम पे, तो उसको CVD बोलते थे। ठीक है, कॉमनली नोन एज CVD। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, उसको SAD बोलते हैं, मतलब बोलते थे। अब तो ये सारी सबसम्ड हो गई ना, अब तो ये सब है ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ूं मैं। यस, ये सबको क्लियर हुआ? हिमांशु, आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ GST एप्लीकेबल। ठीक है, टाइप, अब कौन से GST के टाइप्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे? 3 हैं, CGST, SGST। SGST के साथ साथ ऑप्शन में लिखा हुआ है UTGST। ठीक है, और फिर आपका है IGST। अब पहले मैं ना CGST के बारे में बताती हूँ। CGST सेंट्रल GST होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब कलेक्ट करेगा? जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं। एनीवेज, जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसका भी अमाउंट CGST को मिलता है। मतलब एवरीथिंग इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, नथिंग हैज टू बी केप्ट ओनली विद द स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, समझा अभी? तो जब कौन कलेक्ट करता है CGST? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन से ट्रांजैक्शंस पे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बतानी पड़ेगी कि इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट कौन से होते हैं। इंट्रा स्टेट होते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो विद इन द स्टेट्स होते हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो आउटसाइड द स्टेट होते हैं। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। सपोज आप मुंबई में रहते हो और आपका बिजनेस है मुंबई में, और आपका कस्टमर गुजरात में बैठा है। ठीक है, गुजरात मतलब सूरत पकड़ लो। आपने मुंबई से सारे गुड्स अपने सूरत भेजे। ठीक है, आपका कस्टमर किधर है? सूरत में। तो आपने जो गुड्स मुंबई से सूरत भेजे हैं, उसमें कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होगी, आप बताएंगे? IGST। वेरी गुड, IGST। क्यों IGST क्यों एप्लीकेबल होगी? क्यों? कंफ्यूजन ना हो इसीलिए उन्होंने टैक्सेस को अलग अलग कर दिया। अलग अलग क्यों किया? क्योंकि डबल टैक्सेशन ना लगे, पहला रीजन ये। दूसरा कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि ये विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है। अब जब इंटर स्टेट है, इंटर हम लोग बोलते हैं इंटर कॉलेजिएट फंक्शन, इंटर कॉलेजिएट फेस्ट। इंटर मतलब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ, दूसरे कॉलेज के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना। और इंट्रा कॉलेजिएट एलोक्यूशन कंपटीशन ऐसे कहते हैं हम। तो इंट्रा कॉलेजिएट मतलब सिर्फ मेरे क्या कहते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो IGST क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट्स, वन स्टेट विद अनदर स्टेट। महाराष्ट्र विथ मे बी गुजरात,
महाराष्ट्र विथ यूपी, यूपी विथ गुजरात। समझ में आ रहा है? दो अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। देखो कौन भरेगा टैक्स वो मैं आपको पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपके गुड्स महाराष्ट्र से निकल के यूपी में जाते हैं तो कंज्यूम कहाँ हुए? यूपी में। तो यूपी का कस्टमर टैक्स भरेगा ना। किसको भरेगा? जो मुंबई का रिटेलर है। अच्छा, तो मुंबई का रिटेलर वो टैक्स अपने पास रखेगा? नहीं, वो पहुंचाएगा गवर्नमेंट को। पहुंचाने का काम महाराष्ट्र के रिटेलर के हाथ में है, लेकिन फाइनल भरेगा कौन? जहां गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। देखो ये अलग बात है, वो मैं पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। अब मैं क्या क्लियर कर रही हूँ? आईजीएसटी का मतलब क्या है और ये कौन कलेक्ट करता है। आईजीएसटी का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड, मिला हुआ, दो स्टेट्स मिले हुए। आई एम इंटीग्रेटेड विद दैट स्टेट, मतलब दो स्टेट्स के बीच का ट्रांजैक्शन, मतलब वो दोनों स्टेट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो कौन कलेक्ट करता है इस टैक्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेंट्रल है वो। ऑन इंटर स्टेट सप्लाई दैट इज शेयर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ऑफकोर्स वो तो हर टैक्स स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। एक बार मैं चेक करती हूँ। यहाँ पे भी नहीं है। Oh, I have forgot to include the list of union territory states. एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। ज़्यादा है ना तो वो मतलब मुझे बिल्कुल ऑन द टिप याद नहीं है, तो गिव मी जस्ट अ मिनट। देखो, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब है ना, इसमें कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? देखो कुछ स्टेट्स को, स्टेट्स की बात चल रही है, हाँ, कुछ स्टेट्स को 11 है, 11, कुछ 11 स्टेट्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरी के क्या कहते हैं, बाउंड्रीज में लाया है। ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश, आसाम। आपको चाहिए तो नोट डाउन करोगे प्लीज, क्योंकि ये स्लाइड में ना मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। मेरे पास है ना, मैं जो दूसरी स्लाइड बना रही हूँ ना नेक्स्ट चैप्टर की, एक्चुअली मैंने उसमें नोट कर दिया गलती से, और मैं इसमें नोट करना भूल गई हूँ। तो आप लोग है ना एक काम करो, वो लिस्ट के नाम लिखो। यहाँ पे तो 8 यूनियन टेरिटरीज दिखा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हाँ, लेट मी सर्च। गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो अभी है ना 2020 में यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट को कम किया गया है, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप नोट डाउन कीजिए, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। फर्स्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, Andaman and Nicobar Islands. I hope you are writing. Should I be waiting for you to write, or should I just go on telling you? Are you guys writing it? Yes, are you writing it? Note down कर रहे हो? ठीक है, okay, okay. Yes. Okay, so I would go slow and I would be little louder. Okay, so Andaman and Nicobar Islands, पहला. Second, Dadra and Nagar Haveli. Dadra and somebody says Nagar Haveli. उसी के साथ लिखेंगे एंड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको हमने यूनियन टेरिटरीज में डाला है, ठीक है ना। थर्ड है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़।
आपको पता है इनको अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेसिकली यूनियन टेरिटरी को अलग करने का पर्पस क्या है कि इनका है ना यूनियन, इनकी है ना जो गवर्नमेंट है ना वो सेंट्रल और स्टेट, देखो सेंट्रल तो सबको ही देखेगी ना, लेकिन इनकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, इनकी यूनियन गवर्नमेंट होती है। इसके लिए बेसिकली इसको अलग किया गया है। इनको सोवेनियर राइट्स मिलते हैं, अलग अलग राइट्स मिलते हैं, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं इनको, इसीलिए। तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद लिखो लक्षद्वीप, LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप। पुडुचेरी, PUDUCHERRY, पुडुचेरी। दिल्ली, yes, very good, Jansi. Delhi. Don't write New Delhi, beta. Just Delhi. Ladakh. 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 And last है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। टोटल 8 स्टेट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट जिनको देखती है, यूनियन गवर्नमेंट से एप्लीकेबल होते हैं ये, और इसीलिए इनका ना UTGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मतलब वो यूनियन गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसीलिए उनको स्लैश देकर लिखा गया है UTGST। तो UTGST ऑफ कोर्स इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, UTGST कब होगा? जब इंट्रा स्टेट होगा।